हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। पहले हमने यूके की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, फिर यूएसए की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऑफ स्विट्जरलैंड हम इसकी स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऑफ स्विट्जरलैंड है ये अपने आप में ही एक डिफरेंट मॉडल है, जो एक इंस्पिरेशन है फॉर द वर्ल्ड। इसलिए हम स्विट्जरलैंड की स्टडी करते हैं। पहले हम करते हैं कि जो स्विट्जरलैंड है इसकी सोसाइटी की नेचर कैसी है, जो स्विस कंट्री है वो कैसी कंट्री है। तो पहले हम बेसिक इंफॉर्मेशन करते हैं स्विट्जरलैंड की। जो स्विट्जरलैंड है इसको किसके लिए जाना जाता है? इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है, क्योंकि आज के टाइम में दुनिया में किसी भी कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं करती, जो किसमें करती है? स्विट्जरलैंड में करती है। अगर हमको किसी कंट्री की डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एग्जांपल देनी होती है तो हम कहते हैं स्विट्जरलैंड क्या है? इट इज द होम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसीलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बेस्ट एग्जांपल स्विट्जरलैंड है। और ये कहां पर लोकेटेड है? लोकेटेड इन द वेस्टर्न यूरोप, जो कहा जाता है कि यूरोप का हार्ट है। इस तरह जो स्विट्जरलैंड है इसकी लोकेशन भी अपने आप में ही यूनिक है। जो स्विट्जरलैंड है ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जो माउंटेन्स हैं इसके सराउंडिंग है। तो इसमें क्या है, आगे इसकी जो पॉलिटिकल यूनिट्स है ये क्या है? 26 कैंटन्स। कैंटन्स का मीनिंग क्या है? जैसे इंडिया में स्टेट्स हैं ऐसे ही स्विट्जरलैंड में कैंटन्स बने हुए हैं। ये क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं, प्रोविंसेस होते हैं। ये बहुत ही स्मॉल एरियाज होते हैं एंड इसमें बहुत ही कम पॉपुलेशन होती है, जो आपस में अपना अपना डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो रन कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं इंडिया में हर एक स्टेट को कुछ ना कुछ ऑटोनॉमी दी गई है, वैसे ही स्विट्जरलैंड में जो कैंटन्स हैं इनको भी ऑटोनॉमी दी गई है और इनकी एक सेंट्रल लेवल पर जो कंट्री है उसको हम स्विट्जरलैंड कहते हैं। जो स्विट्जरलैंड है इसका एरिया भी बहुत कम है, ओनली 41,285 किलोमीटर स्क्वायर एंड इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 8.64 मिलियन, जो 26 कैंटन्स में रहती है। एंड स्विट्जरलैंड की करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है स्विस फ्रैंक एंड जो स्विस फ्रैंक है इसकी वैल्यू डॉलर से भी ज्यादा है। एक स्विस फ्रैंक है इसकी वैल्यू आज के टाइम में 1.04 डॉलर है। मींस जो डॉलर है डॉलर की वैल्यू कम है, स्विस फ्रैंक की वैल्यू बहुत ज्यादा है। एंड स्विट्जरलैंड में 4 नेशनल लैंग्वेज है। इस स्विट्जरलैंड में क्या है? 4 नेशनल लैंग्वेज है। तो ये अपने आप में ही एक यूनिक कंट्री बन जाता है, इसीलिए हम इस स्विट्जरलैंड की स्टडी करते हैं। तो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन नाउ, जो स्विट्जरलैंड है किसके लिए जाना जाता है? मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा विजिटर्स है, टूरिस्ट हैं, वो जाते हैं इस कंट्री को देखने के लिए और ये पूरे वर्ल्ड में मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री के नाम से ही जाना जाता है। जो इसका क्लाइमेट है, क्लाइमेट हेल्थ के लिए बहुत ही यूजफुल है और इसकी ब्यूटीफुल नेचर साइट्स हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। इसमें बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, माउंटेन्स हैं जो अट्रैक्शन का पॉइंट बनते हैं। इसकी सीनिक ब्यूटी है जिस वजह से इसका जो टूरिस्ट आ रहे हैं एंड इसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। होटल कीपिंग भी इसका एक इम्पोर्टेंट बिजनेस बन चुका है। तो इस तरह आज के टाइम में जो होटल पर, टूरिस्ट पर बहुत ज्यादा रिलाई करने लगे हैं। तो एक ब्यूटीफुल कंट्री के रूप में हम स्विट्जरलैंड को जानते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में एक प्रॉब्लम भी है, अनकाइंडनेस ऑफ नेचर। ये मोस्ट ब्यूटीफुल तो है, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट के लिए हम इनकी रिसोर्सेज की बात करें तो ये क्या है? अनकाइंडनेस ऑफ नेचर है। अगर हम इसकी टोटल एरिया की बात करते हैं उसमें से 2/3 एरिया है वो माउंटेन से कवर्ड है, ओनली 1/3 एरिया है
जो कल्टीवेशन के लिए है वो भी टोटली फिट नहीं है कि वहां पर कल्टीवेशन हो सके। एंड वहां पर मिनरल रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है, कोई भी मिनरल रिसोर्सेज है वहां पर अवेलेबल नहीं है। वहां पर ऑयल है, कोल है, इसकी भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रो पावर है, इसको यूज करते हैं। इनमें बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, इसीलिए तो जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। इनमें जो डेवलपमेंट के लिए नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, लैंड चाहिए, वो बहुत कम है। लेकिन फिर भी ये दुनिया में डेवलप्ड कंट्री के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। तो ये एक बैलेंस्ड इकोनॉमी है जिसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। तो इन्हों की जो शॉर्टेज थी, इन्होंने इंपोर्ट कराकर उस चीज को दूर कर दिया और ये बैलेंस्ड इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट होगी। तो आज के टाइम में ये हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, जिसमें सबसे फेमस जो इंडस्ट्रीज हैं, जिसका जो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसकी सबसे फेमस है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन्स, इसके लिए जो वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं। फूड प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं। और स्विस किसके लिए जाना जाता है? स्विस चॉकलेट्स के लिए, स्विस वॉचेस के लिए, जी तो सबसे फेमस है। जो टूरिस्ट है उसका भी अट्रैक्शन पॉइंट स्विस चॉकलेट्स एंड स्विस वॉचेस ही होते हैं। तो ये बहुत ही बैलेंस्ड एंड डेवलप्ड कंट्री है। एंड इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, इतनी डेवलप होने के बाद भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, वहां पर इनइक्वालिटी नहीं प्रिवेल करती है। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्री कौन सी है? स्विट्जरलैंड है। वहां पर जो टूरिज्म है, बैंकिंग सेक्टर है, ये भी बहुत ज्यादा ग्रो किया है। इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है। आज के टाइम में सर्विस सेक्टर है, ये भी बहुत डेवलप हुआ है। ये मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री है, इसीलिए वहां पर टूरिज्म बहुत है। इसीलिए तो टूरिज्म के डेवलप होने से सर्विस सेक्टर भी बहुत ज्यादा डेवलप होगी। और बैंकिंग सेक्टर, वहां के बैंक तो अपने आप में ही फेमस है। अगर हम किसी कंट्री के बैंक के, अगर इंडिया में भी कहते हैं, इंडियन लोग हैं, उनका जो ब्लैक मनी है वो कहाँ पर है? स्विस बैंक में है। तो इनका बैंकिंग सेक्टर है वो भी क्या करता है? डिस्क्लोज नहीं करता है इंफॉर्मेशन, आपकी मनी कहाँ से आई, कैसे लेकर आए, किस रिसोर्स से आपने इसको जनरेट किया है, इन सब की इंफॉर्मेशन आपसे नहीं लेता है। एंड ये इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर नहीं करता है। इसीलिए तो दुनिया में जिनके पास ब्लैक मनी है वो स्विस बैंक में ही डिपॉजिट कराते हैं। तो इनका टूरिज्म है, बैंकिंग सेक्टर है, अपने आप में ही सबसे ज्यादा फेमस है। जो इसकी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, इसमें भी क्या है? बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है वो सर्विस सेक्टर में लगी हुई है। एंड आज के टाइम में जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी किसकी है? सर्विस सेक्टर की है। सर्विस सेक्टर 73.7% कंट्रीब्यूट करता है। इंडस्ट्री सेक्टर 25.6 कंट्रीब्यूट करती है। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर 0.7% कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि जहां के एरिया है वो कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं है। तो इन्होंने सर्विस एंड इंडस्ट्री सेक्टर को इतना ग्रो कर लिया कि ये एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में जाने जाते हैं। तो इसकी डेवलपमेंट की बात हम करते हैं। इसका कल्चरल डाइवर्सिटी, वहां में ऐसा नहीं है होमोजेनियस पॉपुलेशन है वो प्रिवेल करती है। वहां पर भी डिफरेंट रेसेस के, लैंग्वेज बोलने वाले, रिलीजन को अडॉप्ट करने वाले लोग रहते हैं, लेकिन वो आपस में मिलकर रहते हैं। तो डिफरेंट रेस, लैंग्वेज, रिलीजन होने के बाद भी वो यूनाइट होकर रहते हैं। वहां पर 4 लैंग्वेज हैं जिसको नेशनल लैंग्वेज कहा जाता है: जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, रोमांस। और इनमें से सबसे ज्यादा जो लोग बोलते हैं वो 62.6% पॉपुलेशन जर्मन लैंग्वेज को यूज करते हैं। फ्रेंच को 22.9%, इटालियन को 8.2% लोग हैं वो बोलते हैं, रोमांस को 0.5% लोग हैं वो बोलते हैं। इस तरह ये
जर्मन, फ्रेंच, इटालियन एंड रोमन, जो डिफरेंट डिफरेंट 4 रेसेस है जो डोमिनेंट है और उनकी अपनी लैंग्वेज है, और वहां के हर एक सिटीजन को इन 4 लैंग्वेज में से 2 लैंग्वेज आती हैं। इस तरह वहां पर डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी वो आपस में इकट्ठे रहते हैं। वहां पर जितने भी 26 कैंटन्स हैं उनके अपने अपने फ्लैग्स हैं। मीन्स 26 कैंटन्स के अपने फ्लैग हो गए, एंड जो स्विट्जरलैंड एक कंट्री है उसका अपना फ्लैग है। इस तरह वहां पर कल्चरल डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है, वहां पर रिलीजियस डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है। वहां पर क्रिश्चियनिटी है यही एक सबसे प्रिडोमिनेंट रिलीजन है। इसमें से भी जो सेक्ट्स हैं, इन सेक्ट्स में कैथोलिक है वो डोमिनेंट है। इसकी पॉपुलेशन 33.8% है। ये पॉपुलेशन जो क्राइटेरिया है 2020 के बेसिस पर है। तो कैथोलिक 33.8% है, प्रोटेस्टेंट है 21.8% है, अदर क्रिश्चियंस है वो 5.6% है, और जो इस्लाम है वो भी 5.4% है। इसके अलावा अदर रिलीजन के लोग हैं वो भी वहां पर रहते हैं। इसीलिए इतनी डाइवर्सिटी है, इतना इसका इकोनॉमी है वो इसके लिए कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, फिर भी हम इसकी स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ये एक यूनिक आइडल मॉडल ऑफ इंटीग्रेशन है। इसको यही कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में जो एक इंस्पिरेशन है, जो यूनाइट है अमंग डाइवर्सिटीज। डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटीज होने की वजह से भी वहां पर कभी भी रेस के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, वहां पर कभी भी वायलेंस नहीं होता है। इस चीज के लिए ये फेमस है, इसीलिए तो इसको आइडल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। एंड वहां पर एक ट्रेडिशन भी है, वो ट्रेडिशन क्या है, न्यूट्रलिटी की ट्रेडिशन ऑफ न्यूट्रलिटी। ये बहुत ज्यादा न्यूट्रल है, और इसीलिए तो जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो स्विट्जरलैंड में ही ज्यादा प्रेफर की जाती हैं, क्योंकि हर एक कंट्री को पता है स्विट्जरलैंड क्या है, ये एक न्यूट्रल कंट्री है। तो इसकी एक फेमस सिटी है जिनेवा। जिनेवा में ही मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इंटरनेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, समिट्स हैं, वो की जाती हैं, क्योंकि इसकी न्यूट्रलिटी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और वहां पर क्या है, इंटरमिंगलिंग ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज। वहां पर रिलीजन है, लैंग्वेज है, इसके नाम पर कोई बाउंड्री नहीं है। वहां पर ऐसी बाउंड्रीज खत्म होकर लोग यूनाइट हो चुके हैं, स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस है, इसीलिए तो लोग आपस में नहीं लड़ते हैं। डिफरेंट रिलीजन लैंग्वेज होने पर भी कोई क्रिमिनल वायलेंस नहीं होता है, एंड वो कंप्लीटली फ्री है फ्रॉम क्रिमिनल डिस्टर्बेंस। तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा फेमस है। एंड वहां के लोग हैं म्यूचुअल लव अमंग पीपल है, इसीलिए वो लिबर्टी को, रिपब्लिकन कंट्री को, डेमोक्रेसी को, इन वैल्यूज को समझते हैं और इनको ही अचीव करना चाहते हैं। तो एक फेडरल स्टेट है, फेडरल स्टेट जो किसके साथ, कैंटन के साथ यूनाइट हुई है। तो इसका मॉडल ऑफ इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा अच्छा मॉडल है, यूनिक मॉडल है, जो इंडिया के लिए भी एक इंस्पिरेशन का काम करता है। तो ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेशन बना है। इसमें इतने एडवर्स इफेक्ट्स हैं, ऑल्दो रिसोर्सेज की कमी है, फिर भी इसकी स्पिरिट है, उस स्पिरिट की वजह से ये डेवलप कर सके है, इसीलिए तो ये डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है। सेल्फ डिटर्मिनेशन भी स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। हार्श कंडीशन होने की वजह से भी ये डेवलप हो सके है, हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री बन सकी है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन भी बना है। तो इतना ज्यादा फेडरेशन कि यूरोप में फर्स्ट टाइम देखा था। यूरोप में यूएसए से फेडरलाइजेशन कैसे आया है, स्विट्जरलैंड की वजह से ही आया है। स्विट्जरलैंड ने क्या किया, यूएसए के मॉडल को देखा, वहां पर फेडरेशन थी, इन्होंने भी 26 कैंटन्स ने आपस में मिलकर फेडरेशन को अडॉप्ट कर लिया। तो इस तरह जो स्विस इकोनॉमी है, स्विस कंट्री है, एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में सामने आती है। तो आज हमने इसकी नेचर की नेक्स्ट सेशन में करेंगे, हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी क्यों करते हैं और ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट कंट्री माना जाता है।
होप से कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।